सलाम ख़वातीनो हज़रात, वेलकम बैक टू आस्क मुज़म्मिल की 5वीं एपिसोड। चैनल पे वापस आने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हफ्ते के अंदर 2 एपिसोड्स आएंगी टू मेक अप फॉर द टाइम दैट आई वाज लॉस्ट इन द विंटर ब्रेक्स। नॉनदलेस, विदाउट फर्दर अडू, डायरेक्टली आई वांट कि मैं क्वेश्चन एंड आंसर पे आ जाऊँ। तो जी सवाल है, डियर मुज़म्मिल भाई, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वांटेड टू आस्क योर थॉट्स ऑन द रीसेंट इंटरेस्ट इन बिटकॉइन बाय द यूएस गवर्नमेंट. I've seen the podcast with Faisal Aftab as well, and I'm curious to know if you think there is a chance that a US digital currency will be backed by Bitcoin in the future, and why this sudden interest in Bitcoin to begin with. I'd also be interested in hearing your thoughts on the other intricacies surrounding this issue. I'm still trying to wrap my head around all the potential implications, and I'd value your perspective. Thank you so much for your time. Name redacted. अच्छा जी, सो इसमें मेरी बड़ी सिंपल सी थॉट है। हारिस इरफान वाली, आई डोंट नो आपने देखी या नहीं देखी, जो इस्लामिक फाइनेंस वाली थी, उसके ऊपर भी स्पीक एट लेंथ अबाउट बिटकॉइन एंड हाउ आई बिलीव बिटकॉइन इज़ द मोस्ट इस्लामिक फॉर्म ऑफ करेंसी टू एग्जिस्ट इन द मॉडर्न डे। जनरली आई थिंक ये जो लोग कह रहे हैं ना कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो पूरी की पूरी एक बिटकॉइन बैक्ड डिजिटल करेंसी बना लेगी, आई डोंट थिंक सो। आई डू पोटेंशली सी के बिटकॉइन को एज अ रिजर्व एसेट यूएस गवर्नमेंट रख लेगी। बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि यार बिटकॉइन पोटेंशली सीआईए ने ही बनाया है, डेवलप किया है, और वो जो है ना इवेंचुअली उनके पास बहुत सारे रिजर्व्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। लेकिन क्या वो उसके ऊपर एक यूएस डॉलर बैक्ड, लाइक बिटकॉइन बैक्ड यूएस डॉलर बना देगा अमेरिका? आई डोंट थिंक सो। वजह उसकी ये है कि बैक्ड बाय समथिंग वाली जो करेंसी है ना, जिस तरह आपने गोल्ड बैक्ड डॉलर बनाया था, तो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी जो है वो कंड्यूसिव नहीं है इस किस्म की इस किस्म की करेंसी चलाने के लिए। उनका जो निज़ाम है वो निज़ाम ही ऐसे चलता है, वो डेट बेस्ड जो निज़ाम है उस पर आपको मनी प्रिंटिंग करनी है, और उसमें आपने जो है ना वो इन्फिनिट मनी प्रिंटिंग करके आपने हैक्स यूज़ करके आपने इकोनॉमी मैनेज करनी है। तो उसमें जब आप इसको बिटकॉइन बैक टेक कर बना लेते हो अपना डॉलर, तो फिर आपके ऊपर कंट्रोल्स आ जाते हैं, फिर एक सर्टन लिमिट ऑफ करेंसी आ जाती है जिसके अराउंड आपने पूरी इकोनॉमी को मैनेज करना है। और जो मॉडर्न इकोनॉमीज डिज़ाइन हुई हैं, दे आर नॉट डिज़ाइंड फॉर स्टेबल लाइक लिमिटेड करेंसीज जिसके अराउंड आपके सारे के सारे बाइंग बिहेवियर्स हैं, आपके इन्वेस्टमेंट बिहेवियर्स हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई सी बिटकॉइन मोर लाइक गोल्ड, कि जिसके अंदर आपने वैसे जो आपकी डेली लाइफ की ट्रांजैक्शंस की जो करेंसी रहेगी वो पोटेंशली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज ही होंगी, और उसमें आई डू सी कि वो करेंसीज फर्दर आगे इवॉल्व होंगी, जिसके अंदर जिस तरह स्टिमुलस होता है तो उसके अंदर वो आपकी करेंसीज मार्केट में पंप हो जाती हैं, फिर जब ज़्यादा चला जाता है पैसा तो इन्फ्लेशन आ जाती है। तो विद डिजिटल करेंसीज एक्चुअली सेंट्रल बैंक्स माइट हैव more controls of how they can actually push liquidity into the market to stimulate the economy and then pull it out much more easily, जो कि वो पहले करते थे ना कि सिर्फ इंटरेस्ट रेट की बेसिस के ऊपर करते थे। तो अब वो टारगेटेड पैसा बना सकते हैं जो कि टारगेटेड एरियाज़ के अंदर स्टिमुलेट करेगा, और फिर एक सर्टन टाइम के बाद वो वापस निकल आएगा। तो देर आर अ लॉट ऑफ अदर पोटेंशियल वेज के थ्रू विच सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज इन द फ्यूचर कैन इनोवेटिवली hack economies to make sure that they are always moving and are the most optimized. Bitcoin backed, I don't see it. हाँ, ये ज़रूर है कि बिटकॉइन के ऊपर एक इंटरेस्ट आ रहा है। अब इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? इंटरेस्ट इस वजह से आ रहा है बिकॉज जैसा कि मैंने पिछली एपिसोड में डिटेल में बताया कि हम एक साइकिल के अख्ताम पे हैं जहाँ पर डॉलर एज इन इट्स करंट शेप एंड फॉर्म मज़ीद नहीं चल सकता। बहुत ज़्यादा डॉलर का डेट है जो कि यूएस गवर्नमेंट के ऊपर है। बहुत सारा जो है वो बाहर की कंट्रीज़ ने अफेक्टिवली डेट दिया हुआ है यूएस गवर्नमेंट को, तो उनकी बुक्स आउट हो रही हैं, या तो वो इकोनॉमी तबाह हो जाएगी, क्रैश कर जाएगी। अगर आप 1970s में जाए ना, तो उस वक्त भी ये हुआ था कि अमेरिका ने बैठ के बहुत सारा डेट दिया बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ को, और उनका डॉलर जो है या उनका गोल्ड उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, इवन दो उनका जो डॉलर था वो बैक्ड बाय गोल्ड था। तो बाकी कंट्रीज़ ने एक टाइम पे ये रियलाइज़ करना शुरू किया कि यार जितना हमारा गोल्ड लिया हुआ है इन्होंने, उसके एवज बहुत ज़्यादा डॉलर मार्केट में फ्लोट कर रहा है। मोस्ट लाइकली अमेरिकन ने गोल्ड के एवज, लेट्स एज्यूम, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, अगर 1 टन गोल्ड टोटल यूएस के पास है जो डिफरेंट कंट्रीज़ का उन्होंने रखा हुआ है, और उसके ऊपर उन्होंने फॉर एग्जांपल $1000 टोटल बनाया हुआ है, राइट, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड, तो मार्केट में 4-5 हज़ार डॉलर फ्लोट कर रहा है। और अगर 4-5 हज़ार डॉलर फ्लोट कर रहा है और मैं डॉलर डायरेक्टली दे के अपना गोल्ड वापस ले सकता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि जो पहले 1000 लोग जाके देंगे उनको उनका गोल्ड मिल जाएगा, और जो बाकी 3-4 हज़ार डॉलर हैं उनके लिए तो गोल्ड ही अवेलेबल नहीं है।
तो ये जब स्कीम लोगों को पता लगी तो इवेंचुअली एक वो सॉर्ट ऑफ बैंक रन होने वाला था, जिस पॉइंट के ऊपर इमरजेंसी में जो उस टाइम का यूएस प्रेसिडेंट था उसने जाके कहा कि जी अब डॉलर गोल्ड बैक्ड नहीं है, जो पटना है पट लो, और डॉलर इज़ देयर टू स्टे। और उसमें फिर 70s के अंदर अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी आई और हालात बड़े ख़राब भी हुए। बट देन द अमेरिकन्स वेंट एंड दे डिड द डील विद द साउदीज़ एंड दे मेड श्योर कि दी ऑयल इज़ बैक्ड बाय गोल्ड, जिसको पेट्रो डॉलर भी कहा जाता है, सॉरी ऑयल इज़ बैक्ड बाय डॉलर जिसको पेट्रो डॉलर भी कहा जाता है। तो अगले 30-40 साल उनका जो डॉलर था ना उसकी हेजेमनी बरकरार रही, जो कि 70s में ब्रेक होने लगी थी। अब इस दफ़ा फिर से वो सिचुएशन आ गई है जिसके अंदर जो बुक्स हैं ना वो बुक्स क्वैक बुक्स हैं। लाइक अमेरिका इज़ जस्ट क्रेज़ी तरीके से वो बैठ के डेट लिया जा रहा है, उसकी इकॉनमी मैनेज नहीं हो रही। बाहर के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन ट्रेजरीज खरीदी हुई हैं, यानी कि इफेक्टिवली उन्होंने अपने डॉलर्स जो हैं वो अमेरिका को लोन के तौर पे दिए हुए हैं, एंड थियोरेटिकली अमेरिका कैन नॉट पे देम बैक। यानी कि ये अगर वो ऑल हाई एंड माइटी ना होता ना, तो आप अगर एक्चुअल में देखें रियलिस्टिकली तो अमेरिका के हालात बहुत बुरे हैं। इट्स लाइक अ रिच, वन ऑफ दोज रिच हाउस होल्ड जो कि जनरेशनली वेल्थी रहा है, तो आपको लगा यार ही इज़ गुड फॉर हिज मनी, बट उसके यंग बच्चे आए वो अय्याशियों में लग गए, उन्होंने शराबें वराबें की, उन्होंने कर्जे वर्जे ले लिए, और उसके ऊपर वो दुनिया को तो दिखाते रहे कि उनका गुड सीन है, बट एक्चुअली में तो कर्जे में डूबे हुए थे। और तब जाके जब आपको रियलाइजेशन होती है कि यार इनका तो बड़ा बैड सीन है, ये तो तबाह होने वाले हैं, तो उस वक्त देर इज़ अ फॉल फ्रॉम ग्रेस, राइट। एंड जब वो टाइम आता है तो उस वक्त अगर वो लड़का आता भी है ना, उनका जो अगली जनरेशन है शराबी टाइप, वो जब आपके पास आती है और कहती है कि यार जानी पैसे दे देते, हालांकि पहले आप बहुत आराम से उसको दे दिया करते थे क्योंकि वो एक बड़े घर का था, पैसे वाला था। अब आप 10 दफ़ा सोचते हो और आप कहते हैं कि भाई नहीं, तू देख अपने घर पे जाके फिगर आउट कर, मैं नहीं तुझे हेल्प कर सकता। सेम हालात अमेरिका के हैं। दे हैव टू मेक श्योर कि विदाउट देयर इकोनॉमी कोलैप्सिंग, जो पॉपुलेशन एट लार्ज है दुनिया की, विदाउट देम रियलाइजिंग हाउ बैड देयर सिचुएशन इज, they need to evolve out of the current system into a new system and just say कि oh we've now evolved and अब हम डिजिटल करेंसी की तरफ आ गए, which is a new currency by the way. It is not कि डॉलर अब डिजिटाइज हो गया है। CBDC डॉलर, डिजिटल डॉलर is going to be a new currency altogether with a different price point, and a dollar will be a different, the fiat dollar will be a different price point जो आपका कैश डॉलर है। और इवेंचुअली क्या होगा कि जो आपका ये कैश डॉलर है इसको ये लोग एग्रेसिवली डिवैल्यूएट करके CBDC पे मूव करेंगे और अपनी पूरी पॉपुलेशन को उधर मूव कर देंगे। और जो आपका डॉलर इतना डिवैल्यूएट हो चुका होगा कि जो आपका 38 ट्रिलियन 40 ट्रिलियन गॉड नोस कितने ट्रिलियन डॉलर्स का डेट है, वो आप सारा का सारा राइट ऑफ करा लेंगे, बिकॉज उसकी वैल्यू कोई नहीं रह जाएगी। सो दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ एनालिस्ट्स आर सेइंग, दैट्स व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि यार ये जो साइकिल है ना, कि दैट इज़ द ओनली वे दैट द अमेरिकन कैन राइट ऑफ देयर डेट and effectively say कि we're starting from zero and now we're going to do whatever we want to do। क्योंकि अभी तो कतगन लगी हुई है उनके ऊपर कि यार आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। हर साल उनकी गवर्नमेंट बंद होने वाली होती है क्योंकि उनका डेट की सीलिंग रीच हो जाती है वगैरह वगैरह। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ अ बैकड्रॉप जिसकी वजह से एक तरफ अमेरिका अपना साइकिल बदल के CBDC की तरफ आना चाहता है, दूसरी तरफ जो आपके टेक्नो ब्रोज हैं या टेक ब्रोज हैं वो ये कहते हैं कि यार अब नो लॉन्गर, अब हम इस साइकिल में मजीद नहीं पड़ेंगे, अब हमें एक इंडिपेंडेंट करेंसी चाहिए, जो करेंसी जो है वो इफेक्टिवली आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट हो, या अमेरिकन फेड हो, या अमेरिकन गवर्नमेंट हो। And that's why Bitcoin is generally considered as so important, so powerful. And within that context, personally, yes, Americans would want to hold a currency that is globally accepted. इस तरह गोल्ड है ना कि यार फेड के पास बहुत सारे गोल्ड के रिजर्व्स हैं, इसी तरीके से इंडिया के पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान के पास गोल्ड के रिजर्व्स हैं, इसी तरीके से बिटकॉइन के रिजर्व्स अमेरिका रख लेगा। बट आई डू नॉट सी दैम बैकिंग द डॉलर विद अ बिटकॉइन नॉनदलेस। और हाँ, इसमें जो एक दरमियान में ये भी आ रहा है ना कि जी अमेरिकन सारे बिटकॉइन हो जाएंगे, इट विल ऑल बी बिटकॉइन, नहीं होगा। इट्स अ कॉम्पिटिशन फॉर अमेरिका। बिटकॉइन इज अ कॉम्पिटिशन। If Bitcoin goes to $1 million and dollar basically crashes and loses its value, and Bitcoin becomes the primary store of value for the global reserve currency, American economy को बहुत ज़्यादा hit पड़ेगी। So it will always be a competition. They would want it to be widely accepted like gold, but they would never want it to be the currency. They would want it कि यार ठीक है वो एक store of value back end पे पड़ी रहे, और उसको लोग संभाल के रख लेंगे यार, जिस तरह गोल्ड को आप संभाल के रखते हैं। बट रियल वर्ल्ड के अंदर जो है वो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज हैं वही चलें, बिकॉज दे कैन बी कंट्रोल्ड अ होल लॉट मोर। नॉनदलेस, अगला सवाल है जी, डियर मुजम्मिल, आई एम अ 19-year-old स्टूडेंट स्टडीइंग एट लम्स। अच्छा, ये बहुत ही
ज़बरदस्त है। ये मैं 4 दफ़ा सोचा मैं डालूँ या ना डालूँ, बट आई थॉट कि मैं डाल देता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। आई एम अ 19-year-old student studying at LUMS and run a digital marketing agency on a side where I make $3,000 a month on average. It can go up and down. The main issue is I feel like I am better than most of the Pakistanis. I have a white complexion, grew up doing O and A levels, and surrounded myself among people from same backgrounds throughout my life. But when I see someone from small town with a bad English accent and zero critical thinking, I feel like I am better than them, and those people actually disgust me. The issue is whenever I see Pakistanis abroad, especially in Europe who have this background, I say to myself, this moron does not deserve to be here, and they always prove me right when they end up doing illegal things. They don't go there to study, that's not even on their list. They just want to earn and trick the system. And the more and more these people destroy the image of Pakistan, the more I regret being a Pakistani. You would personally know countless examples of their activities, so I don't need to repeat. Yes, you might say not all Pakistanis do this, but people from their background do. Why do you think UAE blacklisted specific cities in Pakistan from getting visa? Because they know these good for nothing losers are from there. It's just मैं आता हूँ अपने थॉट्स में, बट it keeps on going. Um, Here in Lums, I am surrounded by people from all backgrounds. My hostel is filled by Sindhis, Southern Punjabis, Pathans, and Gilgitis, and that has helped me learn a lot about where they come from and what makes them think the way they think. And I love them, and I spend most of my time with them, even more than I do with my Islamabadi friends. So the issue isn't about race. I feel like the issue is of the class system, Punjabi Jagirdar ka beta, and how these morons grew up, their tarbiyat in simple terms. It's in their freaking DNA to cheat the system and make life hell for us. So whenever I see one of these people, I believe I am way, way better than them, and I think so many other things that I wouldn't say in this email. The same feelings a Karen would get when she sees an Indian taking her job in Canada, lol. Lastly, this sense of ego has made me rethink about completing my bachelor's in LUMS. I feel like dropping everything right now and moving abroad and getting a nationality somewhere else. I don't want to be associated as a Pakistani because of these morons, even though I love my life here. I am hella privileged and have a relaxing life, but man oh man, the hate keeps on burning. I don't know if this is satire. I don't know if this kid was for real. Um, Normally this is like bait for me to come out and virtue signal my way out of it, right? Like, oh my god, you're such an idiot, 19-year-old kid, think about your privilege and so on and so forth. But I'm going to humanize this gentleman, and I'm going to have a more rational conversation. क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, वर्च्यू सिग्नलिंग करने से किसी बंदे को आज तक कुछ समझ नहीं आया, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मेरी तालियां बज जाती हैं, दूसरे वाला जो है वो सिर्फ डिफेंसिव होके साइड पे निकल जाता है. अच्छा जी, भाई 19 साल के हैं, भाई को बहुत बुरा लगता है कि जो गरीब लोग हैं और जो छोटे शहरों के लोग हैं वो क्यों ऐसे हैं कि वो 2 नंबर हैं और वो चीट करते हैं वगैरह वगैरह. तो मेरे भाई, पहला तो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने इसमें ये किया, आपने कहा कि जो लम्स में गिलगिती, पंजाबी, सिंधी सब आए हुए हैं वो बहुत अच्छे हैं, एंड आई लव देम एंड आई स्पेंड सो मच टाइम विद देम. लेकिन जो छोटे शहरों में बैठे हुए हैं वो बड़े 2 नंबर लोग हैं, आई डोंट लाइक देम. आपने एक चीज़ नहीं नोटिस की. इट इज़ नॉट अबाउट द एथनिसिटी, इट इज़ नॉट अबाउट वेयर देर फ्रॉम, इट इज़ अबाउट द फैक्ट that if they do not have the privilege that you have, तो they do not have any opportunity जिसमें वो उस तरह से ग्रो कर सकें जिस तरह से आपने बहुत effortlessly ग्रो कर लिया, which is one of the reasons why they end up cheating. They cheat because they don't have any other option. They cheat because उनको कोई बेहतर कार्ड्स दिए ही नहीं गए. That is the only way that they can survive. पहला तो ये, I get it. You're 19 years old, with the exposure that you have, if you're feeling like that, it's perfectly okay. It's not okay to hate people and all of the virtue signaling bullcrap that other people will tell you. Fine. But as an individual, you're just 19 years old. It's okay to hate people because that is how a lot of people are. It is not okay to express it, but it's okay if you're feeling those things. Having said that, आपकी, अब मैं भी आपको इस पर फ्लिप करता हूँ, आपका एक्सपोजर ₹1.5 का नहीं है. आपको ₹1.5 का नहीं पता कि आप जो है वो बात क्या कर रहे हैं. ये जो आप आज कह रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ कि 10 साल बाद आपका बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन होगा. आपकी बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिटी आ चुकी होगी. और इसके ऊपर मैं एक आपको रेकमेंड करूँगा, एक डनिंग क्रूगर इफेक्ट होता है, वो ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें वो आपको बताते हैं कि जब आपको थोड़ा सा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल जाए ना तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला जाता है. और फिर जब आपकी मज़ीद नॉलेज में और विजडम में इजाफा होता है तो आपकी सर्टन ह्यूमिलिटी आती है,
आपके एक्शंस के अंदर, आपकी थॉट्स के अंदर, और फिर आपको ये रियलाइजेशन होती है कि यार अच्छा नहीं, एक्चुअली बहुत कॉन्टेक्स्ट होता है, बहुत डिफरेंट बैगेजेस होते हैं, बहुत डिफरेंट वजूहात होती हैं जिनकी वजह से लोग वो सब कुछ करते हैं जो वो करते हैं। तो आई डू अंडरस्टैंड कि आपकी लिमिटेड स्कोप के अंदर आपको ज़ाहिर है कि एक्सपोजर ही नहीं मिला, आपको सारे अच्छे लोग लेफ़्ट राइट मिले। आप, और मैं आपको ये भी बताता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ाहिर है मोरालिटी या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, आप कह रहे हैं अब चीटिंग देयर वे की वजह से वीज़ा बंद हो गया या ये हो गया वो हो गया, तो आपको बड़ा बुरा लगता है, आपको लगता है पाकिस्तानियों का नाम ख़राब हो रहा है। आई एम श्योर आप लम्स में हैं, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे पढ़े लिखे पैसे वाले, आप इस्लामाबाद से गए हों ए लेवल्स वाले, आपके दोस्त यार होंगे, शराबें पीते होंगे, चरसें करते होंगे, पार्टी करते होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये बड़ी गलत चीज़ें हैं, बड़ी ख़राब चीज़ें हैं, लेकिन आपके दोस्त यार करते होंगे, आप उनको जज नहीं करते होंगे। हो सकता है आप भी करते हो सकता है आप ना करते हो, लेकिन आप अपने दोस्तों को जज नहीं करते होंगे, बिकॉज आप सोचते होंगे कि यार देखो इसका बैकग्राउंड है, वो हर चीज़ को ना इंटेलेक्चुअलाइज करता है। वो दोस्त जो है ना, वो कहता है यार गोरा भी करता है, ये भी होता है, वो भी होता है, देखो मैं कंट्रोल में करता हूँ, देखो कुछ मसला नहीं होता, मेरा रिलीजन मेरा मसला। ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई एग्री विथ। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बंदा है, उसका सर का दर्द है, वो करे या ना करे। लेकिन फॉर लॉट ऑफ अ वैस्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये चीज़ें बड़ी गलत है। वो उन चीज़ों पे जज करते हैं, वो कहते हैं कि यार आप ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान के कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। ना वो सही है ना आप सही हैं। पाकिस्तान सबका है, पाकिस्तान सबके लिए बनाया गया है, और आज जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, वो पाकिस्तान के मसाइल, और जो पाकिस्तान के गरीब गुरबा हैं बेचारे, जो कि मैं पिछले दिनों में दुबई के ऊपर बड़ी दफ़ा बात की कि दुबई के वीज़े बंद हो रहे हैं। दुबई के वीज़े इस वजह से नहीं बंद हो रहे कि यार मतलब अगर बंद हो भी रहे हैं कि लोग आके भीख मांग रहे हैं, तो ये उन लोगों की गलती है या ये उस निज़ाम की गलती है। बाय द वे सर, यू एंड आई वर पार्ट ऑफ द निज़ाम। Anyone who was upper middle and above in Pakistan is a beneficiary of the same system that has made sure कि ये जो गरीब आदमी है ना, ये कभी भी इसको एक फेयर चांस ना मिले। आप, सिंपल सी बात है ना, आप मुझे बताएं कि एजुकेशन में आप कह रहे हैं छोटे शहरों के लोग हैं, देहाती लोग हैं, ज़मींदार मेंटालिटी है, इनको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली एजुकेशन की, इनको कौन सी अपॉर्चुनिटी मिली कि ये ग्रो कर सकते हैं, ये आगे बढ़ के आगे जा सकते हैं? नहीं मिली। एंड आई नो कि इसके ऊपर आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये मुझे लेक्चर देने आ गया है। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपका एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है। द रीज़न वाई आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रीच टू यू इज़ बिकॉज बहुत सारी ये जो चीज़ें मैं आपको बोलूँगा ये आपको आज नहीं समझ आएंगी, आपको अगले 5 8 10 साल बाद समझ आएंगी, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर बढ़ेगा और आपका वर्ल्ड व्यू बढ़ेगा और आप बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अभी मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यू हैव नॉट इंटरेक्टेड विद इनफ पीपल दैट यू क्लेम टू हेट। मेरा जनरली ये होता है कि एनी वन दैट जिनको आप हेट कर रहे हैं ना, यू नीड टू गो एंड मेक फ्रेंड्स फ्रॉम दैट क्राउड। लाइक अगर आप एक कंजर्वेटिव मुसलमान हैं, आप कह रहे हैं कि यहूदी सारे ऐसे होते हैं या क्रिश्चियंस ऐसे होते हैं, तो आई वुड से मेक फ्रेंड्स विद अ क्रिश्चियन गाय एंड यू विल फाइंड आउट कि यार नॉर्मल है, तेरे जैसा है भाई, तेरी वाली बातें कर रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है, राइट? इंडियन पाकिस्तानी सेम प्रॉब्लम, यू नो। आपके केस में आप क्लास को डिवाइड कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, एंड आई गेट इट, प्राइवेट सेक्टर लाइक प्राइवेट स्कूल बबल, उसके बाद फिर आप लम्स चले गए, ठीक है? तो ये जो लम्स का मसला है ना कि लम्स आपको वो एक्सपोजर ही नहीं देता। आप जो कह रहे हैं ना मेरे पास गिलगिती आया हुआ है, सिंधी आया हुआ है, सर वो टॉप ऑफ द पिरामिड अपना एथनिसिटी का बंदा आया हुआ है, जिसको वो प्रिविलेज है कि वो साफ़ सुथरा हो सकता है। बाय द वे वो इतना साफ़ सुथरा है नहीं, ये भी आपको ओवर टाइम नज़र आएगा कि सबसे बड़े 2 नंबर, दोगले, चोर, डकैत जो है ना, वो सारे के सारे यही लोग हैं, हम लोग हैं। हमने करप्शन को लीगलाइज़ किया हुआ है, हमने सिस्टम को लीगलाइज़ किया हुआ है। हम आज तक इन चीज़ों को परपेचुएट करते हैं कि हमारी मासेस जाहिल हैं, हमारी मैसेज को दे डोंट नो एनी बेटर, दे नॉट गुड इनफ, और फिर मैसेज जाती हैं और वोट करती हैं 8 फरवरी को, और फिर लम्स और हम आप जैसे अपर मिडिल क्लास और वो कराची में बैठे लोग और बाकी जो बोलने वाले बड़े सारे पढ़े लिखे लम्स के ग्रेजुएट्स हैं, वही आपको बताते हैं कि देखो ये तो कंजर्वेटिव तालिबान खान है ना, और ये तो मुल्क को तबाह कर देगा। तो भाई आपने विल ऑफ द पीपल कहाँ पूरी करने दी? आप उनको दबा कर रखते हो, आप उनको सिस्टम नहीं देते। आखिर में आपकी लम्स की ग्रेजुएट आज जो है वो लगी हुई है आईटी मिनिस्टर, क्या कर रही हैं मुल्क के इंटरनेट के साथ, क्या कर रही हैं पूरे निज़ाम के साथ? तो पढ़े लिखों ने क्या पढ़ लिया, या प्रिविलेज लोगों ने क्या पढ़ लिया, या अगेन राइट? सो आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इट इज़ पीपल लाइक यू, इट इज़ पीपल लाइक मी, इट इज़ पीपल लाइक अस दैट हैव फेल्ड दिस नेशन. And I mean, I don't want to lecture. You're just 19 years old, yeah. And I was 19, I was feeling similar thoughts as well. But you're going to learn over time. This is not for you, probably. This is just you reading your email and sharing my feelings, which is just this very basic idea कि अगर आपकी पूरी ज़िंदगी भी गुजर जाए ना, आप बाहर जाओ, बाय द वे आप बाहर जाओ, यू डिज़र्व टू गो आउट अब्रॉड, बिकॉज आपकी गलती नहीं है कि मुल्क ऐसा है, आपकी गलती नहीं है कि निज़ाम ऐसा है, आपने ठेका नहीं उठाया हुआ।
लेकिन पहली बात है, मुल्क छोड़ के इस खाते में ना जाओ कि मैं हेट की वजह से जा रहा हूँ. Get off of your high horse and be humble and appreciate the fact that you have the privilege to have values. Because most people, they have to choose between having values and feed their children and and feed themselves. So be appreciative and thank God that you did not have to make that choice ever in your life. Having said that, as you grow up, go abroad, find your own tribe, find the people that you connect with. There is nothing wrong with that. Don't let anybody shame you for that. But while you do that, इस thought को दिमाग में रखें कि यार, there are people who were not as privileged as you were, and whatever you can do, whenever you can do it, if you can give back to them. जिन आप यूरोपियंस की मिसालें दे रहे हैं ना, 100 साल पहले उन्होंने क्या किया, अब उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा. 100 साल भी नहीं, 50-60 साल पहले वो क्या करते थे. आप इटली को देखिएगा, वो 1940-1950 में कैसा था. आप ब्रिटिश को देखिएगा, जिन यूरोपियंस की आप बात करते हैं, जिन्होंने आके मिलियंस, जब वो वर्ल्ड वॉर 2 की बातें करते हैं ना, तो वो मिलियंस बंगाल में मार के गए थे फैमिन के खाते में, और बंगाल का सारा वीट जो है वो यूरोप में लेकर गए थे. वो जिस तरीके से उन्होंने सब कॉन्टिनेंट को तबाह किया था, जिस तबाही की वजह से आज तक हमारा बंदा बेचारा ना वो अपने आप को एजुकेट कर पाता है, ना वो अपने आप को ग्रो कर पाता है. वो एक अजीब से स्टॉकहोम सिंड्रोम में रह गया है. और वही ब्रिटिश एक सर्टन क्लास को, एक सर्टन जो आपकी रूलिंग एलीट ऐसी बना कर गए कि ताकि आज तक वो रूलिंग एलीट पैसा जाके लंदन में पार्क करती है और पाकिस्तानी गरीब रहता है. ये रियलिटीज़ हैं. आप पहले, दूसरे, तीसरे सेमेस्टर में आपको नहीं पता, आई अंडरस्टैंड, बट ट्राई टू ऑल्सो एक्सप्लोर दीज, ट्राई टू ब्रॉडन योर होराइजन. एंड जो आपका एनेक्डोटल एक्सपीरियंस है, मैं उसको इनवैलिडेट नहीं कर रहा. आपके इर्द गिर्द बुरे लोग आपको नज़र आए, आपकी वैल्यू स्ट्रांग थी, आपने उन बुरे लोगों को शान किया. लेकिन ये जो बड़े इंसान का ज़र्फ होता है ना, वो इसी से नज़र आता है कि वो कितना ज़्यादा अपनी प्रिविलेज को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पर्सनैलिटी में ठहराव लेकर आता है, और वो कितना ज़्यादा अपने इस उसकी विजडम इस चीज़ के ऊपर आती है कि वो कितना ज़्यादा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि यार, आई डू नॉट नो एवरीथिंग, आई मे नॉट बी परफेक्ट, एंड मे बी जो दूसरा इंसान है, जो शायद मुझे आज दिख रहा है कि वो बुरा है या गलत काम कर रहा है या उसकी वजह से कोई नुकसान पहुंच रहा है मुआशरे को या आपको, उसकी कोई ना कोई वजह है. हर इंसान की बुरे काम करने के पीछे कोई वजह है. मर्डरर भी है ना, उसके पीछे कोई साइकोलॉजी है. उसको जस्टिफाई करने के लिए साइकोलॉजी नहीं मैं समझूंगा, लेकिन एटलीस्ट मैं साइकोलॉजी को समझूंगा ज़रूर, ताकि मुझे ये समझ आ जाए कि क्यों ये कर रहा है और कैसे मैं इसको बदल सकता हूँ. ये नफसियाती तौर पे बुरा आदमी नहीं है. नोबडी वॉन्ट्स टू बी अ थीफ, नोबडी वॉन्ट्स टू बी अ बेगर बाय डिज़ाइन, बाय चॉइस. वो सिर्फ तब बनते हैं बिकॉज दे डोंट नो एनी बेटर, दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेटर अपॉर्चुनिटीज़. तो मेरा दिल दुखता है. मैं भी कभी कभार मेरा भी ब्रेक डाउन होता है. मैं कहता हूँ यार, बहुत खपे नज़र आती हैं पाकिस्तान में. मैं कहता हूँ यार, क्या कौम है, मिस कराओ. फिर मुझे डर लगता है कि यार, अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दिया, तो आखिर क़यामत के दिन वो मुझसे यही पूछेंगे कि यार, ये सब कुछ लेकर तूने किस तरह इग्नोर किया जब तू उधर पैदा हुआ था. तुझे मैं अमेरिका में पैदा करता, तुझे पता ही ना होता पाकिस्तान के बारे में, चलो जाने देता. पाकिस्तान से तू निकल गया और भाग गया. चलो भाग गया, मैं तो बारहा कह रहा हूँ, जाओ. लेकिन डिजिटल की दुनिया है. हाउ डू यू प्लान टू गिव बैक? सो मेनी डॉक्टर्स लिव इन अमेरिका, हैव लिव्ड इन अमेरिका ऑल देयर लाइव्स. कितने उन्होंने अस्पताल बना दिए. कितने बाहर के लोग हैं जो कि TCF बना के कितने लोगों को एजुकेट कर रहे हैं. सो वो जो गिविंग बैक है ना, उससे पहले आपने अपने इन तमाम लोगों को ह्यूमनाइज करना है, इनको अंडरस्टैंड करना है, इनको समझना है. मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लासिज्म हेयर, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एलिटिज्म हेयर, there is a lot of privilege here which I feel like you already acknowledge. And even if you don't, first of all, it's perfectly okay. You're 19 years old, there's nothing wrong with that. People feel that, and everybody does. जो नहीं कहता ना, वो सिर्फ अपना एक अच्छा लपेट के वो रखता है, राइट. मैं सिर्फ आपका दिमाग खोलने के लिए आया हूँ कि just because you feel like that doesn't mean it's right. You can feel something different, and inshallah, I hope with time and with exposure and with knowledge and with exploration, you will choose to feel differently. I hope that whatever I've said, don't take it personally. I hope कि आप इससे डिफेंसिव ना हो. मैं आपको अटैक नहीं कर रहा. आप अगर मुझे रियल लाइफ में मिलेंगे, मैं आपका हाथ मिलाऊंगा, मैं आपको 2 रुपए का जज नहीं करूंगा, बिकॉज एक 19-year-old ऐसा ही हो सकता है. जिस तरह आप ऐसे हैं ना, बाय द वे मैं इसका फ्लिप करता हूँ. आप, क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग कहेंगे यार कैसी अजीब प्रिविलेज, व्हाट द हेल टाइप ना.
मैं फ्लिप करता हूँ। मैं जब गया ना, फास्ट गया, तो मेरे साथ जो लड़के आए हुए थे, बहुत सारे छोटे शहरों के आए हुए थे, डिफरेंट बैकग्राउंड के थे ना, तो यार मेरे 4 साल जो गुजरे हैं ना, वो मेरे 4 साल इसमें गुजरे हैं कि तू बर्गर, तू अमीर, तू तो ऐसा, तू प्राइवेट स्कूल वाला ऐसा, तू प्राइवेट स्कूल वाला वैसा। मैं अगर कोई बेसिक बात करूँ, कोई वैल्यू ड्रिवन बात करूँ, तो मेरा मजाक उड़ाना, मेरा ये करना, मेरा वो करना। तो मुझे ये भी मालूम है कि एज अ 19-year-old privileged kid, you can look down upon them. And I also know that underprivileged 19-year-olds also look down upon you every day. They call you a burger, they judge you, they think you're an idiot who doesn't know any better, you are too much of a pussy, you know, you're not like manly enough, whatever. And that's a distance that has created that. मैं फास्ट गया था, मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ. These people are my best friends. And I have understood them, they have understood me. And both of us have realized that both of us having the stereotypes that we had for the other side did not hold true. It was a distance that basically created कि यार वो दूर से बंदा है तो मेरा वो जानने वाला नहीं है, तो मैं उसको जज करके ऐसा बना लूँ, and then vice versa. So expand your horizon, get to know more people. For every 2 bad stories that you hear, there are 10 good stories that you don't get to hear because nobody is publicizing कि यार गरीब आदमी अच्छा क्या कर रहा है. दुबई में भीख मांगने की नैरेटिव मशहूर है. मुझे सऊदी में मिले हैं पाकिस्तानी भीख मांगने वाले. मुझे दुबई में अभी तक फिजिकली कोई बंदा नहीं मिला. मैं क्या करूं? ठीक है, लोग बोल रहे हैं बैगिंग 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 बैगिंग, नहीं मिला मुझे दुबई में डेली के तौर पे. मैं डेली करीम लेता हूँ, मेरे पास गाड़ी खरीदने के भी पैसे नहीं है. मैं डेली करीम लेके चाहता हूँ बच्चे को छोड़ने स्कूल, मैं वापस उसको स्कूल से लेकर आता हूँ. हर दिन मुझे एक पाकिस्तानी बंदा मिलता है, हर दिन मैं उससे एक मुकालमा करता हूँ. वो 1,500 दिरहम कमाता है, 2,000 दिरहम कमाता है, वो 12 घंटे की नौकरी करता है, वो सारे रूल्स फॉलो करता है, वो मेहनत कर रहा है, वो 200 दिरहम के अंदर जो है ना, 100 दिरहम 200 दिरहम के अंदर वो अपना यहाँ पे ख़र्चा पानी करके वो अपनी फैमिली को भेज रहा है, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं. गरीब आदमी छोटे शहरों से आया हुआ मेहनत करके अपनी ज़िंदगियाँ बदल रहा है. सो आप कैसे कह सकते हो कि वो सारे ऐसे हैं? आप सिर्फ इस वजह से कह रहे हो बिकॉज आपका एक्सपोजर नहीं है. आई होप यू आर एबल टू एक्सप्लोर एंड आई होप दैट you can find the beauty of diversity. You can find the beauty of how many good people exist across all spectrums, because this hate is a curse that's upon you. That does not make you any better. It's so easy to say, okay, I'm so cool, it's idiots sare ke sare. It's a curse when you're sitting there in your negativity and hating everybody. It is a beautiful thing when you're able to connect to people across the board. जितने सूफीज़ हैं ना, I would urge you to study Sufism. अगर बिल्कुल बेस लाइन स्टार्ट करना है तो 40 Rules of Love पढ़ लें. It will give you like an entry point, and वो आपको बड़ा मज़ेदार दिमाग खोलेगी. But nonetheless, थोड़ा समय बह गया अपने इमोशंस के अंदर, बट ये ज़रूर पढ़िएगा. I do connect with you a whole lot more than you can understand and imagine, and I do hope that you grow up to be a much more humble, and I don't mean that in any disrespectful way, and a much more someone who is at peace. But nonetheless, next सवाल की तरफ आते हैं जी. Question number 8. Dear Muzammil Bhai, I hope this email finds you well. My name is Ali. I am 24-year-old from Bangladesh, and I am a regular listener of your podcast. I deeply admire your insights and guidance, and I would greatly appreciate your advice regarding my current career dilemma. To provide context, I come from a lower middle income family. I have completed a BBA in management and am currently pursuing an MBA in HRM from Dhaka University, a public institution. I've heard it's pretty good. I think the second best university in Bangladesh, but I'm not sure. I find myself at a crossroads between two potential career paths. HR career path, given my academic background, and entry-level HR job seems like the next logical step. However, I find myself uninspired by this option due to the local corporate culture, modest pay scales, and the highly competitive job market. Digital marketing, performance marketing, this field genuinely excites me. I see potential for growth and opportunity to work in global markets like the US, UK, or the Middle East after gaining good skills and maybe 1 year of local agency experience. Additionally, I believe digital marketing offers entrepreneurial opportunities which aren't as accessible through HR. In the past, I freelanced on Fiverr as a video editor and social media manager, achieving level 2 seller status and earning approximately $9,000 over 2 to 3 years on a part-time basis.
Currently, I am working full time in a remote night shift role as a medical billing specialist for a US based insurance billing company. Although the work primarily involves data entry and isn't aligned with my interests, it helps me meet my financial needs. I earned $400 per month during the training period, which will increase to $550 starting January. I don't want to continue doing this for very long. Balancing this job, my MBA classes and exams, and my interest in digital marketing has left me stretched thin. Despite my inclination towards digital marketing, I struggle to find time to develop the necessary skills or explore the tools like HRIS for an HR career. I also have savings of $5,000 for freelancing and am contemplating pursuing a second master's degree in digital marketing abroad. However, my family cannot support me financially, so I would need to save money for that, maybe doing a job and gaining relevant experience in the field before making such a move. I feel stuck between survival needs and fear of missing out on potential opportunities. I am aware that I need to focus on one pathway, but deciding which to pursue has been difficult. Considering my background and aspiration, I would be extremely grateful for your advice on how to proceed. Acha ji, Ali bhai, I'm going to try to keep this in English. I'm not sure if you're fully um, well versed in Urdu. Although अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं टेक्निकली आपको कुछ ना कुछ तो उर्दू या हिंदी समझ आती ही होगी. Nonetheless, मैं जितनी कम उर्दू रख सकता हूँ, I will try my best so that it is more accessible for you. मेरा इसमें जो रिकमेंडेशन होगी वो ये होगी कि डू नॉट अप्रोच दिस इन ए करियर ट्रेजेक्ट्री स्टैंड पॉइंट कि व्हाट जॉब एम आई गोइंग टू गेट एंड देन फ्रॉम दैट हाउ डू आई ग्रो eventually. Both of these careers are very promising. Digital marketing in the most conventional way, like you mentioned, performance marketing, it's huge. It's going to be increasingly huge. And so it seems to be the most easiest way to connect to a global market, increase your earnings, eventually land a job in potentially in Europe or even the Middle East. And so to be able to get out of Bangladesh and then globalize yourself, this is the easiest thing to do. Having said that, HR, I feel like is so misunderstood, and one of the reasons why I wanted to take this question as well, even in Pakistan, for a lot of people, I feel like, HR people are just wasting their times and they don't even know. Actually, that's true for most careers. People do careers and they don't even understand why they did what they did. And when they've done something, अगर उन्होंने HR कर लिया है या उन्होंने engineering कर ली है, तो उसका मकसद क्या है इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स और उससे वो क्या अचीव कर सकते हैं. सो HR का मैं आपको बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, over the last 2 years, I've spoken to at least 30 different HR professionals trying to ask them very simple questions, but they have no answers to any of it. HR का काम ये है कि वो ह्यूमन रिसोर्स को आइडेंटिफाई कर सके, पोटेंशली उसको ट्रेन कर सके, पोटेंशली उसको कनेक्ट कर सके किसी अपॉर्चुनिटी के साथ. एक बेसिक सा एक मैं अगर एलिवेटर पिच बताऊं कि HR is good with humans, understanding how they work, understanding what human can work in what domain, in what way, under what structure, and then be able to build structures around it so that वो जो है ना effortlessly काम कर सके और business को फ़ायदा दे सके. Unfortunately, most HR professionals, what they tend to do is वो एक जॉब पे जाते हैं, उनको जॉब वाले कहते हैं जी आपका ये काम है, आपने एम्प्लॉय मैनेज करना है, आपने उनको ये गुड मॉर्निंग करना है, आपने ऐसे करना है, एक्टिविटी मैनेजमेंट करनी है, दैट्स इट. वेयर एज मेरे लिए HR का क्या काम है, अपॉर्चुनिटी किधर है. आज अगर मुजम्मिल उठता है और कहता है, मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, यूरोप को अगले 6 साल के अंदर 3 मिलियन हेल्थ केयर के वर्कर्स चाहिए. अच्छा जी, एक बेसिक नंबर है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम शहर मुल्क वो हैं जहाँ पर बहुत सारा यंग टैलेंट है और इस यंग टैलेंट ने एलिगेंटली जॉब्स पे प्लेस होना है और बहुत सारी मिलियंस ऑफ जॉब्स बननी है, पर्टिकुलरली टेक्निकल और इस तरह की जॉब्स बननी है अगले 10 सालों के अंदर, 15 सालों के अंदर. इसमें से बहुत सारे लोगों ने उठ के मिडल ईस्ट भी जाना है जॉब्स के लिए. इसमें से कम 10 मिलियन लोगों ने यूरोप जाना है. बियॉन्ड द हेल्थ केयर की मैं बात जो कर रहा था, ट्रक ड्राइविंग में जाना है, प्लम्बिंग में जाना है, वगैरह वगैरह, केयर गिविंग में वगैरह वगैरह. एटलीस्ट 3 मिलियन लोगों ने जापान में जाना है. ये तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं. ये ऐसी एजिंग इकोनॉमीज़ हैं जहाँ पर इनको ये बंदे चाहिए. इनकी जो मूवमेंट है ना लोगों की, उसको फैसिलिटेशन सारी HR ने करनी है और समवन विद एन HR बैकग्राउंड ने करनी है. अब आपने कहा कि HR डज नॉट ऑफर यू अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. आई वुड से HR ऑफर्स यू इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरप्रेन्योरशिप. मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, बंदा मार्केट में रैंडमली फिर रहा है,
the idea, the दरमियान का बंदा who is supposed to connect opportunity to individuals, whether that is directly or whether that is connecting with individuals, telling them how to upskill themselves, what skills to learn, how to clean themselves up so that companies can accept you better. ये सारा HR का काम है. HR is the ultimate cog that sits on the sidelines and understands how corporations are working. HR के पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की पूरे एक्सेस होता है, वो होता है. आप जाएं कंपनीज कॉर्पोरेट में घुसें, बड़ी कॉर्पोरेट में घुसें, उसमें जो है ना जाके उनका पूरा HR को समझें कि यार उनको किस किस्म का एम्प्लॉय चाहिए. बाहर जाएं, एक पूरा इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर लें कि यार मैं आपको 3 महीने के अंदर रेडी करूँगा कि आप लॉरियल में जाके, लॉरियल लेवल के जो बंदा जो जो एम्प्लॉई आता है, आपको मैं उस तरह से बना दूंगा. आपने आई एम श्योर बांग्लादेश में देखा होगा, जो बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में बंदा जाता है, वो 6 महीने बाद, साल बाद उसकी शक्ल ही फ़र्क होती है, उसके बोलने का स्टाइल ही फ़र्क होता है, उसकी कम्युनिकेशन ही फ़र्क होती है, और वो जो डिफरेंस है ना, वो उसका करियर बिल्ड करता है. पाकिस्तान में भी ये मसला है, बांग्लादेश में भी ये मसला है कि हमारा जो टैलेंट होता है, जो बाकी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज में काम कर रहा होता है, उसको किसी ने ट्रेन ही नहीं किया होता, उसको किसी ने साफ़ ही नहीं किया होता. तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो सारा HR ने करना है. टैलेंट एक्विजिशन के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटी है, वो सारा काम HR ने करना है. तो अगेन, एज लॉन्ग एज यू आर निफ्टी एंड यू अप्रोच दिस इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग वे, यू कैन परस्यू अ करियर इन HR एंड यू कैन डू रिमार्केबली वेल इन इट, बिकॉज अभी तो शुरू हो रहा है HR साउथ एशिया के अंदर. मतलब और ख़ासकर जब HR को कोई सीरियसली लेता ही नहीं. HR को जब सारे बस इस तरह लेते हैं कि यार तुम्हारा काम है बस साइड. सबसे लूज़र होता है ना HR किसी भी कंपनी में, जो कि बस बैठा रहता है. कोई लेडी होती है, बैठी रहती है पूरा दिन, और जब वो कोई बंदा आता है तो वो उससे जाती है, कहती है कंग्रेचुलेशन, वेलकम, हेयर्स योर वेलकम पैक, और मदर्स डे पे मैं आपको टॉफ़ी भेज दूंगी. ये काम नहीं है यार उसका. उसका काम है कि वो पूरा एक माहौल बनाती है, वो एक पूरा स्ट्रक्चर बनाती है, सो दैट एवरीबडी वर्क्स इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे. HR अगर इस थॉट से घुसेगा ना अपने काम में, तो HR बहुत सक्सेसफुल भी होगा, बहुत माला माल भी होगा. तो ये तो HR हो गया. डिजिटल मार्केटिंग का मैंने आपको बता दिया. अब आपने इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए, अगर आप कहते हैं मुझे शौक ही नहीं है, मुझे ना लोगों से डील करने का शौक है, ना मुझे टैलेंट एक्विजिशन का शौक है, ना मुझे टैलेंट डेवलपमेंट का शौक है, तो फिर HR को कटाएं और डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएं. लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार, क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग में वेरी ऑनेस्टली मुझे लॉन्ग टर्म एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इतनी नज़र नहीं आ रही. इस वक्त बहुत ग्रोथ है, येस, बट इन द कमिंग ईयर्स ऑफ AI इंक्रीजिंगली कम अपॉर्चुनिटीज़ रह जाएंगी, इंक्रीजिंगली ऑटोमेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़. ऑल्दो विद इन डिजिटल मार्केटिंग स्पेस यूर इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग, दैट्स एक्सेलेंट, इट्स अ गुड space to be at. But I would not rank digital marketing more than HR if HR is done properly. Those are my thoughts. I don't know what you'll make out of it. But yeah, that's my thought on this. Dear Muzammil Hassan Bhai, I hope this email finds you well. I came across a troubling post on Facebook about an incident involving public filming without consent, which I wanted to share with you for awareness and discussion. Here's the summary. A mother in her late 60s was sitting in the food court at an emporium when a boy in his late teens approached her, greeted her, and asked if she was alone, requesting food. While this seemed innocent, it turned out that a group of 3 boys were filming her without consent and laughing. The incident was noticed by the woman's child, who confronted them. Despite requests to delete the video, the boys refused. The situation escalated and the phone was eventually destroyed to protect the mother's dignity. The part that stands out is the lack of intervention from bystanders in a crowded space and the general apathy shown. The woman's child expressed deep concern about how such actions are normalized and how platforms like TikTok are being misused for insensitive and invasive content creation. This raises significant concerns about public decency, individual privacy, and societal values. It's disheartening to see the misuse of technology at the expense of someone's dignity. I believe it's crucial to discuss how we can create more awareness around such issues, advocate for stricter regulations regarding filming in public places, and promote ethical behavior, especially among the younger generation. Looking forward to your thoughts on this matter. Best regards, name redacted. I have a lot of thoughts on it, but I'll start off with, I don't know if you guys remember or not, a year or so ago, there were some videos, maybe a couple of years ago, some videos got leaked. सिनेमास की, पाकिस्तान के सिनेमास की, इस्लामाबाद के सिनेमास की, एक्चुअली सेफ सिटी और सिनेमास की वीडियोस लीक हुई थी, जिसके अंदर बड़ा फेसबुक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी कि जी पीपल वर मेकिंग आउट, पीपल वर डूइंग और मज़ीद बुरी चीज़ें. मैं सोच रहा था बोलूँ ना बोलूँ बट जाने देते हैं.
In cars, people were making out in cinemas, and the entirety of Pakistan, I did not see one comment, by the way, not a single comment say anything else. The entirety of Pakistan was making fun of it, was saying कि oh my god, look at these guys. उस पर एक डिबेट ये थी कि क्या ये सही है या ये गलत है, क्या ये सही है कि ये मेकआउट कर रहे हैं, या ये गलत है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कि यंग बच्चे मेकआउट कर रहे हैं. और मैंने वो पूरी चीज़ देखी और मेरे दिमाग में बस एक चीज़ आ रही थी कि सेफ सिटी के कैमरों की वीडियोस बाहर कैसे आ सकती हैं, पहली बात. दूसरी बात, और सिनेमास की वीडियोस बाहर कैसे आ सकती हैं. किसी ने ये सवाल नहीं किया कि ये किस तरीके से आप सिनेमा में बैठे हुए हैं, आपने सिक्योरिटी कैमरा फुटेज लगाई हुई है, आपके गार्ड्स, आपके ये वो, आपका वो जो भी बंदा है जिसके पास वो है, उसने वो वीडियो को रिकॉर्ड किया, उसने अपलोड कर दिया. उसमें मेकआउट हो रहा हो ना भी हो रहा हो, मैं सिनेमा गया हुआ हूँ, मैं अपनी बेगम के साथ सिनेमा गया हुआ हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी वीडियो जाए. तो किसी को इसमें वो नहीं हुआ कि इसमें डेटा का क्या कंसर्न है, प्राइवेसी का क्या कंसर्न है. पूरा मुल्क मुश्तरका उसने डिबेट किया. तो चलें, ये तो एक एलिमेंट था. मेरा फर्दर एलिमेंट हुआ, देखिए बड़ा आसान होता है ना मॉरल हाई ग्राउंड लेना जब आप खुद ये देख रहे होते हैं. 30 साल का बंदा, लड़का जिसने पूरी ज़िंदगी गाड़ी में मेकआउट ना किया हो, वो देख के कहता है मुआशरा कितना ख़राब हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, ये कैसे कैसे लोग हैं जो कि गाड़ियों में बैठे मेकआउट कर रहे हैं. पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं था. पाकिस्तान की वैल्यूज़ कितनी तबाह हो गई हैं. मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि सर मैं तो ये कह सकता हूँ और मैं ये मॉरल हाई ग्राउंड भी ले सकता हूँ, बट कल को मेरा बच्चा ये करेगा या नहीं करेगा, इसका मेरे पे कोई कंट्रोल नहीं है. वेरी ऑनेस्टली कंट्रोल नहीं है. और ये आप में से भी बहुत सारों का कोई कंट्रोल नहीं है आपका बच्चा क्या करेगा या नहीं करेगा. इंसान अपने बच्चे की परवरिश उस हद तक कर सकता है, ठीक है कि यार मैं उसको सिखा दूंगा, उसको वैल्यूज़ दे दूंगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है लेफ़्ट राइट के डिफरेंट वेरिएबल्स का. दोस्त यार क्या आते हैं, क्या बात करते हैं, क्या थॉट्स इंटीग्रेट करते हैं. आप पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, आपने पैसे कमा लिए, कमा करके पूरी ज़िंदगी आपने कहा कि यार ये बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे जो हैं ये बड़े ख़राब होते हैं. लेकिन अगर आज आप फ्रीलांसिंग से 3-4 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं, तो क्या आप अपने बच्चे को बीकन हाउस नहीं भेजेंगे? क्या आप नहीं चाहेंगे कि यार बीकन हाउस वालों को मैं देखता हूँ कितने सक्सेसफुल हैं, तो मेरा बच्चा भी बीकन हाउस जाना चाहिए. फिर जब वो बीकन हाउस जाएगा तो वो मॉडर्न भी होगा, उसके इर्द गिर्द बड़ी सारी चीज़ें भी हो रही होंगी. हो सकता है वो छुप छुपा के आपसे एक गर्लफ्रेंड भी रख ले. हो सकता है कि वो चलते हुए किसी गाड़ी को साइड पे पार्क करके उस गर्लफ्रेंड के साथ मेकआउट भी कर रहा हो. तो क्या ये सही है कि उसकी वीडियो वायरल हो जाए और उसकी एक मिस्टेक, जो कि उसकी मिस्टेक है, मेरा बच्चा अगर ऐसी हरकत करे तो मैं उसकी इस्लाह करूँगा. कोई भी चीज़ मेरे नज़रिए में कोई भी चीज़ कम्प्लीटली गलत नहीं होती. पाकिस्तान में पेरेंट्स बड़े गलत पेरेंटिंग करते हैं कि वो बच्चों को बहुत ज़्यादा फियर में रखते हैं कि तुमने अगर ये कर दिया तो तुम्हें हम आग कर देंगे. यार मैं उसको वैल्यूज़ दे रहा हूँ, ये राइट है ये रॉन्ग है, लेकिन बेटा अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई गलती हुई, पहले मेरे पास आओ, मुझे बताओ, ताकि तुम्हें कोई ब्लैकमेल ना करे आगे. तो खैर, वो अगर एक गलती कर रहा है तो ये मेरा मामला है कि मैं उसको जाके किस तरह से उसकी इस्लाह करूँ. लेकिन क्या हम ऐसा मुआशरा बना रहे हैं कि जिसके अंदर छोटे बच्चों की एक गलती जो है वो पूरी पूरी ज़िंदगी के लिए उनके ऊपर दाग लगा के बिठा दे, वो उनको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे, वो कभी उनको कोई अपॉर्चुनिटी ना दे कि यार वो एक गलती करें, वो उससे सीखें. हम जब बड़े हो रहे थे हमने बड़ी गलतियाँ की. आज के माशरे में जो बहुत सारी चीज़ें कंसिडर होती हैं, हमने चलते फिरते हमने चीज़ें की, पुट्ठी हरकतें की, गलती की, फेल किया, उससे सीखा, आगे गए, बेहतर किया. वी वर गिवन दी अपॉर्चुनिटी टू मेक मिस्टेक्स. आर वी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वेयर अनफॉर्चुनेटली वी आर नॉट इवन प्रोवाइडिंग दी अपॉर्चुनिटी? बिकॉज एक गलती हो गई, कैमरे ने पकड़ लिया, कैमरे की जो है वो आँख अब वो सबके सामने जाएगी, पूरा मुआशरा उंगलियाँ उठाएगा और कहेगा देखो ज़रा ये कैसे लोग हैं, तोबा तोबा. तो वो मेरे लिए दैट वाज द स्टार्ट ऑफ हाउ एज अ सोसाइटी वी चूज़ टू डील विद दीज थिंग्स, ऑफ हाउ हम सब कहते हैं कि हमारी फुप्पियाँ, हमारे घरों के माहौल कितने टॉक्सिक हैं, हमारा हर किसी को जो है ना मेरे मामलों में बैठने बोलने के क्या शौक़ है वगैरह वगैरह. लेकिन हम सोशल मीडिया पे जाके वही चीज़ें करते हैं. हम उसी तरीके से हर किसी की बात के ऊपर ओपिनियन देते हैं, हर किसी की चीज़ के ऊपर हमें कोई ना कोई टांग अड़ाना ज़रूरी होती है. हमें बहुत शौक़ है कि हम अपना वर्चू सिग्नलिंग करें, मॉरल हाई ग्राउंड लेकर आएँ, कॉन्स्टेंटली बताएं कि यार मैं कितना बड़ा किंग हूँ और बाकी सब कितने बड़े बुरे लोग हैं और कितने ख़राब लोग हैं और उनकी वजह से ही सब तबाही मच रही है. तो ये उस टाइम के ऊपर जब हुआ था, तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट, एंड आई फेल्ट रियली सैड एंड आई फेल्ट वरिड फॉर द फ्यूचर ऑफ माई चिल्ड्रन, बिकॉज वी आर क्रिएटिंग अ वर्ल्ड दैट इज़, जो ये वाली दुनिया है ना जिसमें कैमरे की आँख, डिस्टोपियन 1984 सॉर्ट ऑफ अ वियर्ड एनवायरनमेंट. नॉनदलेस उसी से कनेक्ट करके मैं आपके उस पे आता हूँ कि I do not think it is a problem of TikTok.
I do, like you mentioned, it's technology being misused. I do not think even that technology is encouraging or discouraging any of this behavior. I think the behavior itself is the problem. And that is that people do not have this inherent idea of space in Pakistan. चाहे वो फिल्मिंग में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कि यार एक इंसान की प्राइवेट स्पेस उसकी प्राइवेट स्पेस है, उसको आप बाईपास नहीं कर सकते, उसको आप फिल्म नहीं कर सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते, उसके बारे में आप जो है ना फालतू में चार बातें नहीं कर सकते. ये जो स्पेस का मसला है ना, ये तो मुआशरा एट लार्ज की आप बात कर रहे हैं सर. हमारे यहाँ तो मतलब आपस में घरों में स्पेस का कॉन्सेप्ट नहीं है. घरों में दरवाजे, बच्चा जो है वो दरवाज़ा लॉक करके नहीं बैठ सकता अंदर, वो पेरेंट्स घुस जाते हैं अंदर, पूरा पूरा ख़ानदान घुसा पड़ा होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, हर किसी ने आपकी लाइफ के बारे में तबसरे देने हैं. फिर आपके दोस्त आपको स्पेस नहीं देते. वो जी तू अगर फारिग, अगर आप कह रहे हैं यार मैं नहीं मिलना चाह रहा, तो आपका इतना मजाक उड़ाएंगे, वो नहीं यार तू इग्नोर कर रहा है, हेल करा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है. ओ भाई नहीं मिलना चाह रहा, व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेट हिम बी. जब मिलना जाएगा आ जाएगा. व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई डू यू हैव टू बी इन ईच अदर्स फेस ऑल द टाइम. बट एज अ सोसाइटी we're like that. We're all mental patients and we're trying to literally find escapes through each other. And so for me, when I look at all of this, this is a space issue. This is the fact that these 19-year-olds do not realize and understand that there is a stranger and we cannot invade their personal space, whether through digital or like filming or any other way. अनफॉर्चुनेटली जो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है स्पेस की, यही वजह है कि बहुत सारे ये बच्चे बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, इधर जाते हो जाते हैं और पुट्ठी टेढ़ी हरकतें करते हैं, चाहे वो हरासमेंट की हों, चाहे वो और चीज़ों की हों, और जिसकी वजह से पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली बदनाम होते हैं. बट ये भी मसला है कि इनको बताया ही नहीं गया फ्रॉम द वेरी स्टार्ट. इनको ये चीज़ स्पेस का कॉन्सेप्ट दिया ही नहीं गया. अच्छा, एक और बड़ा मेरा मसला ये है कि हमारे यहाँ ना, हमारा जो पढ़ा लिखा है उसने ये भी बड़ी गलती की कि उसको तो समझ आ गई, मतलब आपको समझ आ गई, मुझे समझ आ गई, हमें बड़े आसानी से ये बात समझ आ गई कि यार औरतों का ख्याल रखना है, उनको किस तरह से रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है, बदतमीज़ी नहीं करनी, हरास नहीं करना, ये वो. लेकिन ये कैसे समझ आया? समझ आया क्योंकि हमें प्यार से लोगों ने एजुकेट किया. वरना हम भी वही होते, वरना हम भी सेक्सिस्ट होते और शॉविनिस्टिक होते और ऑल ऑफ दोज की वर्ड्स एंड वॉट नॉट. लेकिन आज जब हम किसी दूसरे को देखते हैं, जिस तरह से वो थोड़ी देर पहले भाई ने बोला कि यार वो जो दूसरा बंदा है जो कि अगर कोई किसी को हरास कर रहा है या पोटेंशली ऐसे ख्यालात रखता है कि वो हरासमेंट की तरफ जा सकती है, तो हम पहली फुर्सत में उसको ऑस्ट्रासाइज करेंगे, उसको डीमनाइज करेंगे, उसको बेइज्जत करेंगे और बेइज्जती के साथ उसको बोलेंगे कि तू इतना जाहिल है, बेहतर कर अपने आप को. हालांकि उसको पता ही नहीं, ही डजंट नो एनी बेटर. सो मेरा तर्ज उसमें ये होता है कि वी नीड टू एजुकेट पीपल इन अ वे. वो पढ़ते थे ना पुराने वक्तों के जो बड़े विजडमस किस्म के, वो इब्ने अरबी और शम्स तबरेज़ टाइप जो सूफ़ी होते थे, कि वो जो पुट्ठी टेढ़ी चीज़ भी आती थी तो वो बड़े इत्मीनान से, वो प्यार से अप्रोच करते थे. और इवन प्रॉफिट मोहम्मद की स्टोरीज़, पीस बी अपॉन हिम की स्टोरीज़ बहुत सारी आपको मिलेंगी कि हाउ even the worst of people, the way that he dealt with them. It's very important to understand that value that is in our own religion and our own religious history. But मेरा उसमें जनरली मैं इसमें बात में यही कहूँगा, बात आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई सही की, उसको फिक्स भी होना चाहिए. उसका सिर्फ और सिर्फ तरीक़ाकार जो है ना वो ये होना चाहिए कि वी नीड टू हैव एन एजुकेशनल डिस्कोर्स अबाउट पर्सनल स्पेस that humanizes people, that tells people how they would feel if their own personal spaces were invaded, and try to help them connect with that idea. Try to make them realize कि यार जो तुम दूसरे के साथ कर रहे हो वो एक negative liberty है. You have the liberty to do all of the things as long as it does not take someone else's liberty. And vice versa, कि यार आज तुम कह रहे हो मुझे फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं किसी को भी फिल्म कर लूँ, तो क्या कल को तुम्हें फ्रीडम होगी कि तुम्हें कोई आके इस तरह फिल्म करे या तुम्हारे घर वालों को आके इस तरह से फिल्म करे? बट ये सारी बात उसको ऐसे बतानी है कि जिसके अंदर उसको थ्रेटन्ड फील ना करे वो. क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी जो पोलराइजेशन है वो इसी वजह से बढ़ी है क्योंकि हमारा पढ़ा लिखा तबका जो कि बहुत एफर्टलेसली ये तमाम चीज़ें सीख गया क्योंकि उनके पास एक्सेस था सेफ एनवायरनमेंट्स का, वो अब दूसरों को देखता है जिसके पास वो एक्सेस नहीं था, और बजाय इसके कि वो प्यार से हाथ बढ़ाए और उसको ऊपर लेकर आए, वो उसको लात मारता है और कहता है अब ऊपर चढ़ो. I think that's not humanly possible. I think it's not going to bring any sort of change. And I personally think कि ये आपने एक बात आइडेंटिफाई की, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लोग आइडेंटिफाई करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं. एंड आई थिंक जो ये लास्ट बात मेरी यही है कि बस इस तर्ज के साथ आप अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को एजुकेट कर सकते हैं करें,
वाइडर पर्सपेक्टिव में मैं भी इसके बारे में जहाँ पर बात कर सकता हूँ, जिस तरह से कर सकता हूँ, आई वुड डेफिनेटली डू दैट एज वेल। बट जनरली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हमने कर ली, उसके सॉल्यूशंस में जो उसको डिस्कोर्स है वो अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान में मिसिंग नज़र आता है। तो आई थॉट कि मैं उसके बारे में थोड़े से थॉट शेयर कर दूँ। अच्छा जी, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। सलाम मुजम्मिल भाई, होप यू आर डूइंग गुड, प्लीज़ कीप माई नेम अनोनिमस, आई एम राइटिंग दिस email टू आस्क यू फॉर प्रोफेशनल एडवाइस। मैनी इन आवर surroundings don't consider real estate to be a respectable profession and say ये तो metric pass लोग करते हैं, which is largely true as well. I have always wanted to be a real estate builder, but the first stepping stone is to be a realtor, and then this would lead me to my desired career, which is finally being a real estate builder. The problem which I am facing is that I graduated from IBA Karachi. I work in one of the best market research companies named Redacted. I'm under immense peer and family pressure, and I myself think that pursuing a real estate career as an agent would be fatal for me, as I will be in constant state of guilt that what I'm doing. And in Pakistan, in order to be a real estate builder, if you have no big capital, then the only route which is left is to be a realtor and then build market reputation to become a builder. I hope I have conveyed my message, and would be looking forward to your valuable advice. 110% I understand where you're coming from. इसको मैं इस तरह से बिल्ड करूँगा कि जब हम हमारे वक्त में ना, जब हम फ़ोटोग्राफी शुरू की ना हमने 2010 में, हम जब जवान थे तो उस टाइम के ऊपर वो मोहल्ले के पास ना वो मराकज़ वगैरह में होता था अफजल फ़ोटो स्टूडियो, कामरान फ़ोटोशॉप, जहाँ पर आप जाते थे और जाके एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर खिंचवाते थे, और उधर ही आप जाया करते थे और जाके आप किसी से बोला करते थे कि सर आप लोगों के पास कोई फ़ोटोग्राफ़र अवेलेबल है जो कि हमारी शादी का इवेंट कवर करेगा। तो 2010 में मेरे पास जब DSLR आया, मेरे भाई ने दिया मुझे, तो मैंने फ़ोटोग्राफी करके फेसबुक पे डालना शुरू की। बड़ा नया नया कॉन्सेप्ट था क्योंकि डिजिटल SLRs थे नहीं, उससे पहले रील वाले होते थे। उससे 5 साल पहले तक रील होती थी, उसके बाद छोटे पॉइंट एंड शूट कैमरास फेमस हुए, पॉपुलराइज हुए, और उसके बाद फिर ये 2007-8 के अंदर DSLRs अर्ली स्टेज वाले आना शुरू हुए, जो कि प्योरली डिजिटल थे, लैपटॉप पे डेवलप हो रहे होते थे एंड वगैरह वगैरह। तो उसी में मैंने फेसबुक के ऊपर जाके तस्वीरें खींच के डालना शुरू कर दी। उसी असना में मुझे 1-2 डिफरेंट वेडिंग्स के वो भी आ गए कि यार आप हमारी वेडिंग कवर कर दें, आप बड़े डिफरेंट तरीके। मैं बड़ा वो शशको मुश्को जो आज आप देखते हैं सेलिब्रिटी फ़ोटोग्राफर्स, आज अगर वेडिंग के लिए जाते हैं तो आपको क्या कोई बिल्कुल देसी FA पास ऐसा फ़ोटोग्राफर नज़र आता है, या आपको फ़ोटोग्राफर्स नज़र आते हैं एज वेरी सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्टेबल, एजुकेटेड, हाई अर्निंग, पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे होते हैं। बड़े बड़े फ़ोटोग्राफर्स को सोचिए ना, वो इज़ा हैं, वो हैं आर्ट बाय वासिफ़ हैं, बड़ी बड़ी वेडिंग्स कवर करते हैं, कभी दुबई होते हैं, कभी तुर्की होते हैं, कभी यहाँ होते हैं, कभी वहाँ होते हैं। 2010 में कोई सोच भी नहीं सकता था। और जब मैं कैमरा उठा के वेडिंग्स मैंने 2-3 की ना, तो लेफ़्ट राइट वालों ने आके यही बोला कि भाई तू अब ये करेगा, अब तू शादियाँ कवर करा करेगा, राइट? द रीज़न फॉर दैट इज़ बिकॉज पीपल डू नॉट हैव द विजन दैट यू हैव। पीपल हैव दिस आइडिया कि ये मैट्रिक पास रियल्टर बनता है और बिल्डर बनता है क्योंकि मुआशरे ने आज तक दिया ही FA पास बिल्डर। क्या फ्यूचर में भी FA पास बिल्डर होगा? एब्सोल्युटली नॉट। फ्यूचर में डिमांड साइड किधर जा रही है? जितनी यूथ पॉपुलेशन आपकी आ रही है, जितनी बड़ी मिडिल क्लास इमर्ज कर रही है, जितना ज़्यादा इवेंचुअली फ्रीलांसर और डॉलर पैक्ड वर्कर पाकिस्तान में इमर्ज कर रहा है, उसकी जो हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन पूरी करेगा? और उसकी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स बड़ी फ़र्क है। उसके अंदर जो उसकी इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी स्मार्ट होम रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उसकी इंटरनेट कवरेज रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कौन पूरी करेगा? वो FA पास तो नहीं कर सकता। वो जो कॉन्ट्रैक्टर है जो ईंटें लगा के सीमेंट डाल के पेंट थोप के घर एक के बाद एक फेंकता है, तो मॉडर्न डे का जो रिक्वायर्ड बिल्डर है वो तो ऐसा नहीं है। उसको तो बहुत टेक्निकलिटीज़ चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली पंप एंड डंप मार्केट के अंदर जब उसके फाइनेंसेस में फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस कुछ ना कुछ चेपी लगाओ और आगे फेंक दो, उसमें तो FA पास चल जाता था। लेकिन आने वाले वक्त में, और उसके बाद मैंने पिछले दिनों एक पूरी एपिसोड या 3 एपिसोड्स का एक्चुअली सीरीज़ की, एक पॉडकास्ट की हैं, 2 एपिसोड्स की थी, जिसमें मैंने डिटेल आपको इकोनॉमिक्स समझाई थी रियल एस्टेट की, प्राइसिंग की। अब जब आपकी मार्केट में क्रैश आया है ना, तो अब आप देखेंगे कि अब ये मार्केट बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएगी। इसके पीछे साइंस आएगी, अकाउंटिंग आएगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल रियल एस्टेट आएगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर बिकेगा कि वाकई कौन सी अच्छी वैल्यू है रहने के लिए, कौन सा अच्छा डिज़ाइन है, कौन सी ऑप्टिमाइज्ड है फॉर एनर्जी एफिशिएंसी,
कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों के लिए दिमाग चाहिए, इन तमाम चीज़ों के लिए क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, एजुकेशन चाहिए है, एक्सपोजर चाहिए है। तो आपका आईबीए का बैकग्राउंड ये कहता है मेरे हिसाब से, आज आप जाएँ और जाके ये करें, आपका पैशन है अगर ये, वाक़ई आप करना चाहते हैं और आप जेन्युइनली डेवलपमेंटल रियल एस्टेट में जाकर आप जेन्युइनली जाके लोगों की हाउसिंग नीड्स पूरी करते हैं। तो आई थिंक देयर इज़ नो बेटर आइडिया। आई थिंक कि आने वाले वक्त के अंदर आप जैसे सैकड़ों लोग इमर्ज करेंगे। आज आप छोड़ दें कि यार मुआशरा क्या कहेगा, लोग तो कहते रहेंगे, लोगों का तो काम ही कहना। आप छोड़ दें, मैं आपको गारंटी देता हूँ 5 साल बाद आपको पढ़ा लिखा बंदा एक नज़र आएगा, आईबीए का ग्रेजुएट होगा, उसने कुछ कमाल का काम कर लिया होगा बिल्डिंग में और आप कहते रह जाओगे कि यार काश मैं भी कर लेता उस टाइम के ऊपर, लोगों की ना सुनी होती। तो ये तो मैं आपको गारंटी दे के कह रहा हूँ कि पढ़ा लिखे ने आना ही आना है। अब जो रिक्वायरमेंट है मार्केट की, जिस तरफ मार्केट जा रही है, पढ़े लिखे ने आना ही आना है। या तो आप आज घुस जाएंगे और आप अर्ली अडॉप्टर होंगे और जो लोग आपको 4 बातें बोलेंगे, जो लोग बोलते हैं, लोग मुझे उस टाइम पे फोटोग्राफर के ताने दे रहे थे, लोग मुझे 2015 में 2018 में जब मैंने जॉब छोड़ी और मैं इसमें आया तब भी लोग ताने दे रहे थे कि शॉर्ट फॉर्म की दुनिया में लॉन्ग फॉर्म कर रहा है पागल आदमी। लोग मुझे आज भी ताने दे रहे हैं कि यार ये क्या बैठा जो है ना लोगों को एडवाइस दे रहा है, इससे क्या हो जाएगा, कोई ध्रुव राठी स्टाइल वीडियोस बना ले। तो लोगों को ₹1.5 का नहीं पता ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं 5 साल बाद का क्या देख रहा हूँ और 10 साल बाद का क्या देख रहा हूँ और वैल्यू क्या होती है। आप वैल्यू पे फोकस करें, भूल जाएं कि यार इससे मैंने आगे बनाना क्या है, क्या नहीं करना, करियर क्या नहीं। आपका पैशन होना चाहिए ना, आपका पैशन बिल्डिंग है। तो वट एवर इट टेक्स, however it takes, you figure that out. Forget about what people have to say because people will not be the ones paying your bills. People will not be, होता ही है, मैं आपको बताता हूँ, I've gone through this thrice or 4 times at least in this cycle. पागल है, पागल है, पागल है, पागल है, देखो ज़रा पढ़े लिखे क्या कर रहे हैं, देखो इसके दोस्त यार क्या कर रहे हैं, देखो ज़रा अच्छे आदमी ने क्या कर लिया, ये बिल्कुल पागल है। 3-4 साल पागल पागल है सुना, चौथे साल देखो ज़रा, इतनी सिंपल सी चीज़ थी, पता था मुझे इसने सक्सेसफुल होना है, क्या बंदा है, तो था ही, हमें हमेशा ही स्मार्ट था जी, हमेशा ही स्मार्ट था, इसने कर ही लेना था। 4 साल आपने दिमाग ख़राब किया मेरा आके, अब आप आके जो है ना उसी के ऊपर मेरा नाम लगा के कह रहे हैं कि आप मेरे जानने वाले हैं, आपको तो पता था मैं बड़ा स्मार्ट हूँ और मैंने तो कर लिया और ये तो जो ना बड़ा वो हो गया। तो लोग लोग साइको हैं लोग ऐसे ही फ्लिप होते हैं। मैं छोड़ दिया उनको वो कराना। आप अपना काम करो। आप अभी हाउ ओल्ड आर यू? 22, 23? You know, 20s के अंदर you still listen to a lot of what people say. When you're entering your 30s, you get married, you have a kid, stop listening to them. You realize they're not going to be there to protect you. They're not going to be there जब आपके हालात ख़राब होंगे, आपको कोई तंग करेगा, आपको मसाइल होंगे, आपकी सिक्योरिटी का इशू होगा, तो कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। तो आज आपके उनके कोई राइट नहीं है कि वो आपको आके कोई ओपिनियंस दे सकें। आप रेपुटेशन में मत जाएं। इफ़ यू आर पैशनेट, रियल एस्टेट का फ्यूचर है, रियल एस्टेट में बहुत पोटेंशियल है और स्पेशली जो फ्यूचर है उसके अंदर पढ़ा लिखा बंदा ही रियल एस्टेट चलाएगा। तो दैट कुड बी यू, दैट कुड बी समवन एल्स। आई वुड प्रेफर इट्स यू। यू हैव अ गुड पोर्टफोलियो एंड बैकग्राउंड एंड पैशन, सो दैट्स द ग्रेट एवरग्रीन रेसिपी फॉर सक्सेस। बट नॉनदलेस यहाँ पर मैं अपने इन 5 सवालों को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये सवालात अच्छे लगे हों, पहला तो hello@muzammilhassan.com के ऊपर आप अपने भी कोई सवालात हों आप हमें भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए है या सिर्फ मेरे से नहीं चाहिए, अगर आपको लगता है कि अच्छी स्पेस बनी है यार, दिमाग खुलता है, पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे और पर्सपेक्टिव्स मिल सकते हैं क्योंकि मेरी एक कम्युनिटी है कॉल्ड मुज़म्मिल्स इनर सर्कल, जिसमें एक्सक्लूसिव 50-60 लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ। तकरीबन 40 ऑलरेडी आ चुके हैं, मज़ीद 10, 12, 15 उसमें मज़ीद आ सकते हैं। तो उन लोगों को मैं दावत दे रहा हूँ। हर फ्राइडे को लाइव हम बैठते हैं, डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। 3 घंटे तो कम से कम हम बैठते ही 3 घंटे हम कम से कम बैठते ही बैठते हैं, जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स भी डिस्कस करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी डिफरेंट पढ़ी लिखी बातें डिस्कस करते हैं और उसमें पूरे दुनिया से पाकिस्तानीज़ पार्टिसिपेट करते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी डाइवर्स group of people with a very diverse skill set and age experience and so on and so forth। तो बड़ा मज़ा आता है, बड़ा दिमाग खुलता है, बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और एक्चुअल में स्मार्ट ग्रोथ मेंटेलिटी वाले लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का मौका मिलता है, जो कि इंक्रीजिंगली आजकल वी आर ऑल कनेक्टेड ऑन सोशल मीडिया, बट हम इंक्रीजिंगली डिसकनेक्टेड हैं और हम लोनली हैं, क्योंकि वैसे तो हम सबको देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में बात करने के लिए कोई भी नहीं है। तो आई वांटेड टू क्रिएट अ क्यूरेटेड स्पेस जहाँ पर लोग आके अपनी थॉट्स भी शेयर कर सकें, अपनी लर्निंग्स भी शेयर कर सकें, अपने फियर्स भी शेयर कर सकें और अपनी अगर उनके कोई सवालात हैं, वो कहीं फंसे हुए हैं, तो वो अपने जैसे लोगों से एडवाइस ले सकें, जो कि यू नो हु हैव ग्रोथ मेंटालिटी एंड हु हैव
प्रूवन टू बी सक्सेसफुल. तो एक मेंटोरशिप का भी एलिमेंट उसमें आ जाता है. मेरे से भी ले सकते हैं, बाकी लोगों से भी ले सकते हैं. So nonetheless, if you want to join that community, we're offering a 40% lifetime discount. नीचे लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. इट इज़ पेड बिकॉज अगर मैं वो नहीं रखूँगा तो हर कोई आ जाएगा. एंड आई वॉन्ट टू कीप इट एक्सक्लूसिव, एंड आई वॉन्ट टू कीप इट क्लीन, एंड आई वॉन्ट टू कीप इट people who genuinely value human interaction and mentorship, and you know कि वो आपस में लोगों से किस तरह से वैल्यू एक्सचेंज करते हैं. वो जो मुफ्ता पार्टी होती है ना, उसके लिए यूट्यूब एग्जिस्ट करता है, वो उस पर आ सकते हैं. Nonetheless, you can check that out if you want to join. If you do, I'll see you next Friday. बट दिस वॉज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. सॉरी यार, रात के 2:30 बज रहे हैं तो मैं थोड़ा सा थका हो गया हूँ, और बड़े हैवी किस्म के सवाल आए थे इस बार, तो दिमाग ने बड़ा सोचा है. तो आई डू अपोलोजाइज़ फॉर द डाउनर्स एट द एंड, जो कि मेरी इस वक्त एनर्जी में आ रहा है. बट नॉनदलेस, दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू आर वाचिंग आस्क मुज़म्मिल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक with another episode.